हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब मेरे छोटे प्यारे भाई और बहनों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ वेक्टर करियर इंस्टीट्यूट के लेक्चर नंबर 5 में। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे दोस्तों, मजेदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास भी हमारी काफी अच्छी है। आज हम जनरली इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है। उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स है, वो देख लेते हैं, या फिर आज की क्लास का टॉपिक ही स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते। देखो, कल की क्लास का एक टॉपिक बच गया था, पहले वो निपटाएंगे। अपना चैप्टर आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? टॉपिक में रहेगा सबसे पहले अपना स्प्रिंग फोर्स, जो कल की क्लास में हमारा रह चुका था। कौन सा? स्प्रिंग फोर्स। दूसरा, ये तो था पहला। दूसरा हमारा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में हम आगे बात करेंगे। देखो, ये दो टॉपिक आज की क्लास में हम पढ़ने वाले। इससे रिलेटेड तीसरी चीज है, हम क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन से ही हम समझेंगे इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी। तो स्प्रिंग फोर्स के बारे में सबसे पहले समझते हैं। स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या कहता है? ध्यान से सुनना। स्प्रिंग फोर्स का मतलब आपको सभी को पता है। आप सभी ने स्प्रिंग देखी है। आप सभी ने स्प्रिंग देखी है। जैसे ये मैंने इधर क्या ले रखी है? एक दीवार ले रखी है और एक इस दीवार से मैंने एक स्प्रिंग को इस तरीके से बांध दिया। ये स्प्रिंग की क्या है? नेचुरल लेंथ। दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एंड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग में मान लेता हूं L। ओके, आप सभी ने स्प्रिंग को देखा होगा। स्प्रिंग इसी टाइप की होती है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं? इस स्प्रिंग को मैं इलोंगेट कर रहा हूं। मैंने अपने हाथ से इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में मैंने इस स्प्रिंग को क्या कराया? फोर्स लगाया। तो ये जो स्प्रिंग है वो क्या होगी? इलोंगेट होगी। स्प्रिंग क्या होगी? इलोंगेट होगी। इस तरीके से स्प्रिंग कुछ इधर आ गई होगी। अब देखो, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कुछ L थी। मान लो मैंने स्प्रिंग को कुछ X इलोंगेट कर दिया। स्प्रिंग को मैंने क्या कर दिया? कुछ X इलोंगेट। या फिर मैंने इस स्प्रिंग को इस तरीके से क्या किया? कंप्रेस किया। क्या क्या? कंप्रेस। ये तो था हमारा इलोंगेशन और ये हमारे लिए कंप्रेशन। ये हमारे लिए कंप्रेशन। तो ये हो गया हमारा कंप्रेशन। मैंने कुछ X लेंथ स्प्रिंग को क्या कर दिया? कंप्रेस कर दिया। अब स्प्रिंग होता क्या है? आप जब भी देखोगे, आप जब भी स्प्रिंग को खींचोगे ना, तो स्प्रिंग हमेशा अपनी नेचुरल लेंथ पर आने की कोशिश करती है। ये चीज आपने नोटिस की होगी। आप जब भी स्प्रिंग को खींचोगे तो स्प्रिंग हमेशा अपनी नेचुरल लेंथ पर आने की कोशिश करती है। ये बात आप सभी ने नोटिस की होगी। जब भी आपको, अगर आप स्प्रिंग को इस डायरेक्शन से खींचते हो, इलोंगेट करते हो, जैसे ही आप अपने हाथ को हटाते हो तो स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ, अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ मूव करती है। अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो वापस स्प्रिंग लेफ्ट डायरेक्शन में अपनी ओरिजिनल लेंथ पर आने की कोशिश करती है। ये सब चीजें आपने ऑलरेडी देख रही होगी। आप सभी ने एग्जांपल, जैसे पेन की निक है, देखो हर एक का स्प्रिंग का अलग अलग स्प्रिंग कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले देखते हैं स्प्रिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। स्प्रिंग ऑलवेज टुवर्ड द नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग ऑलवेज टुवर्ड द नेचुरल लेंथ। अब देखो स्प्रिंग फोर्स होता क्या है? जो स्प्रिंग फोर्स होता है अपना जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स के। स्प्रिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स के। सर एक्स क्या है? एक्स है इलोंगेशन स्लैश कंप्रेशन। एक्स क्या है? इलोंगेशन स्लैश कंप्रेशन। समझ में आई मेरी बात? सर नेगेटिव क्या बता रहा है? नेगेटिव बता रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नेगेटिव बता रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फिर
रीस्टोरिंग नेचर को। देखो, अब आप सभी ने देखा होगा जब आप स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में इलोंगेट कर रहे हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में आपने क्या किया, स्प्रिंग को इलोंगेट किया, यानी प्लस एक्स आपने स्प्रिंग को क्या किया, इलोंगेट किया, तब फोर्स की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, माइनस के बराबर आ रही है। स्प्रिंग फोर्स, जब आपने स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में इलोंगेट किया तो स्प्रिंग फोर्स आपका हमेशा इस डायरेक्शन में लगता है। स्प्रिंग फोर्स है जिस डायरेक्शन में आप इलोंगेट या कंप्रेस करते हो, जिस डायरेक्शन में आप इलोंगेट या कंप्रेस करते हो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपका स्प्रिंग फोर्स लगता है। अगर आपने स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में इलोंगेट किया तो आपका जो स्प्रिंग फोर्स है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो आपका जो स्प्रिंग फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट डायरेक्शन। अब देखो डायरेक्शन कैसा है, नेगेटिव क्या बता रहा था, स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन। अगर आपने एक्स पॉजिटिव लिया तो आपका स्प्रिंग फोर्स ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। आप देख सकते हो स्प्रिंग फोर्स आपका ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। अगर आप एक्स की वैल्यू नेगेटिव लेते हो यानी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो, एक्स नेगेटिव इंटू नेगेटिव, फोर्स आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। तो नेगेटिव क्या बता रहा है, डायरेक्शन या फिर रीस्टोरिंग नेचर को। यानी रीस्टोरिंग नेचर का मतलब आप जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग को कंप्रेस या इलोंगेट कर रहे हो, फोर्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा के एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा के, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाता हूं यानी जो स्प्रिंग फोर्स आएगा वो मेरा किसके बराबर आएगा, माइनस के टाइप्स ऑफ एक्स। के क्या है, मेरा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। अब देखो ये जो के होता है ये हर स्प्रिंग के लिए अलग अलग होता है। के होता है वो हर स्प्रिंग के लिए अलग अलग होता है। इस चीज को मैं मिटा रहा हूं, आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो देखो टॉपिक को मिटा रहा हूं मैं, हर स्प्रिंग के लिए अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। आप सभी को पता होगा, इफ देयर आर टू स्प्रिंग, यदि मेरे पास दो स्प्रिंग है, इफ देयर आर टू स्प्रिंग, टू स्प्रिंग, मान लेता हूं एक स्प्रिंग है मेरे पास, इसकी यूनिट क्या होगी, स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी इसकी फोर्स न्यूटन, एक्स नीचे जाएगा, न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, मान लेता हूं एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 20 न्यूटन पर मीटर है और एक दूसरी स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 10 न्यूटन पर मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी इसका मतलब हुआ फॉर 1 मीटर, फॉर 1 मीटर इलोंगेशन, फॉर 1 मीटर इलोंगेशन we need 20 न्यूटन फोर्स। 1 मीटर इलोंगेशन के लिए हमें 20 न्यूटन फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, पर 20 न्यूटन पर मीटर। पर मीटर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर के लिए, 1 मीटर स्प्रिंग को इलोंगेट करने के लिए मुझे 20 न्यूटन फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। और इस केस में क्या है, 1 मीटर स्प्रिंग को इलोंगेट करने के लिए मुझे 10 न्यूटन फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इससे आपको ये समझ आ रहा होगा दोनों स्प्रिंग की लेंथ सेम है, दोनों स्प्रिंग की लेंथ सेम है, लेकिन दोनों स्प्रिंग को इलोंगेट करने के लिए 1 मीटर सेम लेंथ इलोंगेट करने के लिए मुझे अलग अलग फोर्स की रिक्वायरमेंट लग रही है। यानी हमारे पास हमारी जो लाइफ होती है, डेली लाइफ में हमने बहुत सारी स्प्रिंग्स को देख रखा होता है। जैसे आपके पेन के अंदर भी एक स्प्रिंग आती है, जब आपने वो वाला पेन यूज किया होगा खटके वाला, तो उसके अंदर भी एक स्प्रिंग होती है। वो स्प्रिंग बहुत ही छोटी स्प्रिंग होती है, बहुत ही बेसिकली वीक स्प्रिंग होती है। इसको आप इलोंगेट करोगे बहुत कम फोर्स से, वो हमारी क्या हो जाएगी, इलोंगेट हो जाएगी। लेकिन आपने गाड़ियों के अंदर देखे होंगे सोकर्स कहीं ना कहीं स्प्रिंग ही तो होती है, वो कितने मजबूत होते हैं, कितने टाइट होते हैं, उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो बेसिकली उनको इलोंगेट करने के लिए और एक छोटी सी पेन के अंदर स्प्रिंग को इलोंगेट करने के लिए दोनों के लिए अलग अलग फोर्स की रिक्वायरमेंट होते हैं। यानी हर स्प्रिंग का
स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। फॉर डिफरेंट स्प्रिंग, फॉर डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, हमारी जो हर अलग अलग स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। ये बात आप सभी को समझ आ गई होगी। अब देखो, हमने स्प्रिंग के बारे में इतना ही इंट्रोडक्शन करना। अगला जो चैप्टर होगा वर्क पावर एनर्जी, स्प्रिंग फोर्स हमारा वापस आएगा। फिर जब हम एसएचएम पढ़ेंगे तो वहां पर वापस स्प्रिंग आने वाला है। स्प्रिंग को हम टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ेंगे, यानी ब्रेक कर करके पढ़ेंगे। स्प्रिंग को कैसे पढ़ेंगे, ब्रेक कर करके। यानी हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में स्प्रिंग का सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, इंट्रोडक्शन किया है। बाकी सारी चीजें हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। स्प्रिंग के बारे में कुछ और पढ़ेंगे। जब हमारा एसएचएम चैप्टर आएगा उसके अंदर तो सिर्फ स्प्रिंग ही स्प्रिंग है, उसके अंदर सिर्फ स्प्रिंग ही स्प्रिंग है। तो वहां पे हम सारी चीजें स्प्रिंग के बारे में बात कर देंगे। तो अभी स्प्रिंग का आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू होता है माइनस के एक्स, जहां पे एक्स क्या है, इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा नया टॉपिक, अब देखते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर मोशंस इन प्रॉब्लम ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब देखो, अब यहां से कहीं ना कहीं हमारा इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। देखो, एक बॉडी है जिसका कुछ भी मास m है। इस बॉडी को मैं अलग अलग डायरेक्शन से क्या लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। तो बताओ, इफ बॉडी इज रेस्ट, इफ बॉडी इज रेस्ट या फिर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, then system is equilibrium, then system is equilibrium। तभी हमारा जो सिस्टम होगा वो इक्विलिब्रियम होगा, यानी इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो होना जरूरी है। नेट फोर्स जीरो होगा किसी बॉडी के ऊपर, तभी वो बॉडी या तो हमारी रेस्ट पर होगी या फिर वो हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। दो कंडीशन होनी जरूरी है इक्विलिब्रियम के लिए। अगर कोई बॉडी मेरी मोशन कर रही है, यानी ये था मोशन, ये तो था इक्विलिब्रियम। अब समझ लेते हैं मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। ये मास की बॉडी है, अब इसके ऊपर अलग अलग फोर्स लग रहे हैं इस बॉडी के ऊपर। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार क्या हो रहा है, ये जो बॉडी है वो मेरी मोशन में। जब भी बॉडी मेरी मोशन में होगी तब मेरे क्या होगा, बॉडी मोशन कर रही होगी तो एक्सेलरेट भी कर रही होगी, उसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी। तो कहीं ना कहीं ऐसे मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, जब बॉडी हमारी वन डायमेंशन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये आता है ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ये है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। यानी बॉडी है वो नेट फोर्स बॉडी के ऊपर जीरो, यानी इसका मतलब है ना तो बॉडी आपकी एक्स डायरेक्शन में जा सकती है और ना ही बॉडी आपकी वाई डायरेक्शन में जा सकती है। ट्रांसलेशनल मोशन, अब अपन पढ़ते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में। सबसे पहले अपना हेडिंग डालो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या कहता है, ये तो बस इंट्रोडक्शन के लिए लिखाया था। अब अपनी हेडिंग डालो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ये क्या है, कोई भी बॉडी हमारी रेस्ट पर या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी, ऐसे मोशन को हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं।
यानी इफ यदि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एक ऐसा मोशन है जिसमें हमारी बॉडी है वो रेस्ट पर होगी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटीज के साथ मूव करेगी। इफ द बॉडी इज रेस्ट या मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वही पिछली वाली जो डेफिनेशन है वापस वही कॉपी करनी है आपको। देन सिस्टम इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी कंडीशन ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या है? कंडीशन ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? नेट फोर्स ऑन ए बॉडी मस्ट बी जीरो। एक बॉडी के ऊपर नेट फोर्स मस्ट बी जीरो होना जरूरी है, तभी वो जो बॉडी होगी वो मेरी इक्विलिब्रियम में होगी। कोई भी बॉडी मेरी इक्विलिब्रियम में तभी होगी जब उस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स मेरा क्या होगा? जीरो होगा। अब आप इनके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्व नेट, अब कोई भी बॉडी जब हमारी रेस्ट पर होगी यानी उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा, तब इस टाइप की प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व कैसे करोगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दे रखी होगी तो आप उनको सॉल्व कैसे करोगे? प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप करोगे ड्रॉ FBD, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम को क्या करोगे? ड्रॉ करोगे। दूसरी चीज रिजॉल्व फोर्सेस, फोर्सेस को रिजॉल्व करोगे। देखो आपका फोर्स ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बॉडी आपकी या तो x के अलोंग या तो y के अलोंग चल सकती है। ट्रांसलेशनल का मतलब क्या होता है? बॉडी घूम नहीं सकती। बॉडी या तो आपकी x के अलोंग मूव कर सकती है या आपकी बॉडी y के अलोंग मूव कर सकती है। अगर इन बॉडीज के ऊपर इस तरीके से फोर्स लगाया जाए तो ना तो बॉडी आपकी y के अलोंग मूव कर पाए, ना ही बॉडी आपकी x के अलोंग मूव कर पाए। ऐसे मोशन को या फिर ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम सिस्टम। और ऐसे अगर ट्रांसलेशनल है तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। यानी रिजॉल्व ऑल फोर्सेस along x axis and y axis। यानी जितने भी फोर्सेस आए होंगे x के अलोंग, सिस्टम आपका क्या है? इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम यानी नेट फोर्स हमारा क्या होगा? सिस्टम में जीरो होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? नेट फोर्स सिस्टम में जीरो होगा। तीसरी चीज ये लिखना, अगर हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स सिस्टम में क्या होगा? जीरो होगा। यानी अगर इसका मतलब नेट फोर्स अलोंग x भी आपको जीरो करना होगा और नेट फोर्स अलोंग y भी आपको जीरो करना होगा। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ये सारी बातें, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको अभी एक क्वेश्चंस एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, तब आपको सारी चीजें एक मिनट में क्लियर हो जाएगी। नेट फोर्स सिस्टम में जीरो होगा, आपको नेट फोर्स सिस्टम में जीरो करने के लिए नेट फोर्स अलोंग x भी जीरो करना होगा, नेट फोर्स अलोंग y भी जीरो करना होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें इनको डायरेक्शंस के हिसाब से ही ऐड करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। अभी एक एग्जांपल सुनो, फिर आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये चीजें आप लिखते रहिए मेरे साथ साथ। अब देखो क्वेश्चन, एक बॉडी है जिसका मास कितना है? 10 kg। देखो इस तरीके का ये कुछ मोशन होगा हमारा डायग्राम। हाँ,
इसका मास 10 kg है, और यहां से ये एंगल है हमें दे रखा है 60 डिग्री। फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। प्रत्येक स्ट्रिंग के अंदर हमें क्या फाइंड करनी है? टेंशन फाइंड करनी है। तो आप इस सिस्टम को देख के आपको क्या लग रहा है? इस सिस्टम को देख के आपको क्या लग रहा है? ये सिस्टम मेरा रुका हुआ है कि नहीं रुका हुआ? मैंने क्या किया, एक सामने दीवार ली और एक ऊपर दीवार ली, एक धागा ऐसे लाया, एक धागा ऐसे लाया और नीचे एक बॉल को टंगा दी। तो क्या बताओ, क्या वो बॉल कहीं पर हिल पाएगी? वो बॉल अपने आप नीचे जा पाएगी? वो बॉल अपने आप ऊपर जा पाएगी? वो बॉल अपने आप ऊपर जा पाएगी या फिर वो बॉल अपने आप नीचे जा पाएगी? ऐसा हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? नहीं है ना ऐसा पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या है? ये सिस्टम आपका रुका हुआ है, सिस्टम आपका रुका हुआ है, इसका मतलब सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में। अब हमें इन धागों के ऊपर फोर्स बताना है, प्रत्येक धागे के अंदर कितना कितना फोर्स लग रहा होगा, प्रत्येक धागा इस बॉडी को कितने फोर्स से रोक रहा होगा, ये हमें बताना है। तो कैसे बताओगे आप? देखो, इसमें टेंशन मान लेता हूं T1 लग रहा होगा, तो इसमें भी टेंशन T1 लग रहा होगा। ए वन स्ट्रिंग वन टेंशन, इसमें टेंशन T2 लग रहा होगा, तो इसमें भी टेंशन T2 लग रहा होगा। इधर टेंशन T3 और इधर टेंशन T3। अब देखो, अब आप सभी को ज्योमेट्री लगानी तो आती है। ये आपका 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अगर ये 60, ये 90, तो ऑब्वियसली बात है दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री। या फिर वर्टिकली अपोजिट आप ऐसा भी कर सकते थे, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। क्यों? क्योंकि देखो दिस 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 ये 60, तो ये भी हमारा क्या हो जाता? 60 हो जाता। आई होप मेरी आपको ये बात क्लियर। ये 30 डिग्री है, तो देखो एक तो आ जाता T3 cos 30, एक इधर ऊपर की तरफ चला जाता T3 sin 30। रिजॉल्व कर लो फोर्सेस को। ये जो धागा है उसका कुछ फोर्स का कंपोनेंट x में भी है और कुछ फोर्स का कंपोनेंट y में भी है, लेकिन मैं उसको डायरेक्टली जोड़ तो नहीं सकता ना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको उसको तोड़ना पड़ेगा। अलोंग x अलोंग y मैंने तोड़ लिया, ठीक है। ये जो T1 टेंशन है वो इस T3 cos 30 को बैलेंस आउट कर रहा होगा, और ये T3 sin 30 है वो इस T2 को बैलेंस आउट कर रहा होगा, और ये जो T2 है वो इस विजन को बैलेंस आउट कर रहा होगा। सबसे पहले आपको क्या बनाना है? ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, ड्रॉ FBD। यानी FBD का मतलब क्या होता है? सभी के ऊपर आपको फोर्सेस के डायग्राम ड्रॉ करने हैं। जैसे अब देखो, अब इस सिस्टम को मैंने एक बार इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर लिया, अब इस सिस्टम को अलग से देखो। यहाँ पे 10 kg था, ठीक है सर, इसका वेट बनाओ 10g, नीचे की डायरेक्शन में 10g आएगा। वेट आपको बनाना था ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। ऊपर की डायरेक्शन में क्या लग रहा था सर? T2 टेंशन लग रहा था, और इधर वापस T2 था। अब इस डायरेक्शन में कितना टेंशन लग रहा था? इस डायरेक्शन में लग रहा था टेंशन T1, और इस डायरेक्शन में टेंशन कितना लग रहा था? इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा था T3 √3/2, क्योंकि cos 30 होता है √3/2, और ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन लग रहा था मेरा कितना? T3/2। अब मुझे एक बात बताओ, पूरा का पूरा सिस्टम रुका हुआ है, पूरा का पूरा सिस्टम है वो मेरा इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में। यानी अब अगली बात मेरी, पूरा का पूरा सभी फोर्सेस को आपने रिजोल्व कर लिया। रिजोल्व ऑल दी फोर्सेस, ऑल फोर्सेस अलोंग x अलोंग y, अलोंग x अलोंग y आपने कर लिया। तीसरी चीज आपको क्या करनी थी? नेट फोर्स जीरो करना था। यानी पूरा का पूरा सिस्टम है तो आपको नेट फोर्स जीरो करना है। नेट फोर्स जीरो मतलब कैसे करोगे? नेट फोर्स अलोंग x आप जीरो करोगे एंड नेट फोर्स अलोंग y आप जीरो करोगे। यानी x को x के साथ जीरो करोगे, यानी ये वाली चीज इस वाली चीज के बराबर होगी, ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज के बराबर होगी, तभी पूरा का पूरा सिस्टम मेरा रुका हुआ होगा। और मुझे आपको यहाँ पे एक देख के पता चल रहा है T2 है वो 10g को बैलेंस आउट कर रहा होगा। T2 मस्ट बी इक्वल टू 10g। और ये जो T2 है, T2 को कौन बैलेंस आउट कर रहा होगा? ये T3/2। यानी T2 की वैल्यू T3/2 के बराबर होगी। क्यों? T2 को T3/2 ही तो बैलेंस आउट कर रहा है और T2 को 10g बैलेंस आउट कर रहा है। और T1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? T3/2 के। यानी नेट फोर्स, ये तो हो गया नेट फोर्स अलोंग y, ये तो आपका हो गया नेट फोर्स अलोंग y जो आपको जीरो किया था।
यानी T2 की वैल्यू tan g के बराबर होगी। यानी नेट समेशन का मतलब क्या हुआ, इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो नेट फोर्स अलोंग y सबसे पहले जीरो करते हैं, तो देखो T2 माइनस tan g, समेशन ही तो करना है, T2 माइनस tan g मस्ट बी इक्वल टू जीरो। यानी T2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, tan g के बराबर आ गई। और इसमें क्या था, T3 बाई टू माइनस T2 मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये तो पहली इक्वेशन आ गई, ये अपनी आ गई दूसरी इक्वेशन। यानी T3 बाई टू की वैल्यू किसके बराबर आ गई, T2 के बराबर आ गई। बताओ बात क्लियर हो नोट। और लास्ट नेट फोर्स अलोंग x भी आपको जीरो करना है, तो आप कैसे करोगे, T1 माइनस या फिर T1 माइनस, देखो ये तो चीज आपको समेशन का मतलब समेशन का मतलब होता है नेट फोर्स, यानी सभी फोर्सेस को ऐड करना है। ऐड कैसे करोगे, डायरेक्शन को देख के ही तो करोगे। ये प्लस डायरेक्शन में, ये माइनस डायरेक्शन में, ये T2 जे कैप में, ये T माइनस tan g माइनस जे कैप में, दोनों को आपस में बराबर करना है। या फिर आप यहां से ही चीजों को देख सकते हो, ये वाली चीज इसके बराबर होगी तभी जीरो के बराबर होगा फोर्स, ये वाली चीज इस वाली चीज के बराबर होगी। यानी T1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, T3 रूट 3/2 के बराबर होगी। अब आप सभी को पता है T2 100 kg है, 100 g है, T2 पता है तो T3 भी पता है। T3 किसके बराबर है, 2 टाइम T2, यानी ये आ गया कितना 100 न्यूटन, यानी ये आ गया 200 न्यूटन। T3 200 न्यूटन आ गया, T3 पता है तो T1 भी पता है, तो ये आ गया 200 रूट 3/2, तो ये आ गया 100 रूट 3, ये T1 आ गया। और T1 पता है, T2 पता है, T3 भी पता है। अब प्रत्येक स्ट्रिंग के अंदर हमने अपनी अपनी टेंशन को आसानी से निकाल लिया। बताओ कोई दिक्कत नहीं आई ना। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ताकि दिक्कत सारी ही खत्म कर दूं। दिक्कत है, जितनी भी दिक्कत आपको आई थी वो सारी की सारी दिक्कत आपकी सॉल्व हो जाए, मेरा मेन मकसद तो यही है। फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, ये आपको फाइंड करना है। तो आपको सबको पता है अलग अलग टेंशन से अलग अलग स्ट्रिंग है तो अलग अलग टेंशन होगी। इसमें T1 है तो इसमें भी T2, इसमें भी T3। अब देखो आप सभी फोर्सेस को रिजॉल्व करना है, तो सबसे पहला काम क्या करता है, FBD ड्रॉ करना है। तो FBD ड्रॉ कैसे करोगे, सिस्टम को अलग कर लेना, ये tan g दे रहा है, ठीक है, ऊपर टेंशन है T1, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट था ये वाला पॉइंट, इधर था टेंशन T1, फिर देखो इधर था टेंशन T2 और इधर था टेंशन T3, ये डायग्राम गलत बना दिया, टेंशन T3। अब देखो उनके बीच का एंगल देखना है अपन को, तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट देखो 60, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी 60 होगा, ये एंगल 60 तो ये एंगल 60। अगर ये एंगल 30 डिग्री है, देखो आपका एक क्रॉस जेड बन रहा है, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा 30 डिग्री, और ये 30 है तो ये कंप्लीट 90 है। तो पहले आप ये समझो, ये हमारा 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, 30 नहीं 60, और ये होगा हमारा 30। अब आप इस चीज को देख सकते हो, चाहे आप ऐसे रिजॉल्व कर लो, हम ऐसे ही रिजॉल्व करते हैं। तो देखो T3 cos 60 और इधर आएगा T2 cos 30। ऊपर की डायरेक्शन में क्या आएगा, ऊपर की डायरेक्शन में आएगा T2 sin 30 प्लस T3 sin 60। नीचे की डायरेक्शन में क्या आया T1, और ये T1 की वैल्यू किसके बराबर है, T1 की वैल्यू बराबर होगी अपने 100 न्यूटन के। T1 की वैल्यू किसके बराबर है 100 न्यूटन के। तो आपको क्या करना है, नेट फोर्स अलोंग x जीरो करना है, नेट फोर्स अलोंग y आपको जीरो करना है। सारे फोर्सेस को आपने रिजॉल्व कर दिया। सेकेंड स्टेप क्या था, सभी फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। तीसरा स्टेप क्या है, नेट फोर्स को जीरो करना है अलोंग x अलोंग y। तो आप अलोंग x जीरो कर दो सबसे पहले, यानी
T2 cos 30 इज मस्ट बी इक्वल टू होगा T3 sin 30 के, नेट फोर्स अलोंग x जीरो कर रहा हूं तब, T3 cos 60 के। इसका मतलब T2 √3/2 इज मस्ट बी इक्वल टू T3/2 के। तो 2 से 2 गया और T2 की वैल्यू T2 √3 आ गया मेरा T3। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो T2 साइन नेट फोर्स अलोंग y, ये तो पहला चीज था। दूसरा चीज नेट फोर्स अलोंग y भी आपको क्या करना है, जीरो करना है। तो आप कैसे करोगे, तो T2 sin 30 प्लस T3 sin 30 sin 60 इस मस्ट बी इक्वल टू T1 के, यानी T2/2 प्लस T3 √3/2 इज मस्ट बी इक्वल टू T1, यानी T2 प्लस T3 √3 इज मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स T1। तो यानी यहां से एक इक्वेशन और बन के आ गई, T2 प्लस T3 √3 इज मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स T1। हमें दे रखा है कितना, 100 न्यूटन। अब आप सभी को पता होगा T3 दे रखा है, T3 की जगह लिख देना T2 टाइम √3। देखो ये तो थी, देखो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेना, और अभी जो इक्वेशन बनी थी इसको थर्ड इक्वेशन मान लेना। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो आसानी से चीजें हो जाएगी। इस T3 की जगह मैं लिख रहा हूं ये T2 √3, तो T2 प्लस T2 √3 इंटू √3, तो ये आ जाएगा 3, तो ये आ गया मेरा 200, तो ये आ गया 4T2 इज इक्वल टू 200। तो T2 आ गया मेरा कितना, 4 ही टेबल में 200 जगह 5 बार में, तो 50 न्यूटन। ये आ गया मेरा 50 न्यूटन, इसका T2 आ गया 50 न्यूटन। T2 आ गया तो T3 भी आ गया, तो T3 कितना आया, T3 आ गया मेरा 50 √3। ये लो, बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं आई। T3 पता चल गया, T2 पता चल गया और T1 भी पता चल गया। तो आपको इन सभी चीजों को रिपोर्ट कर देना है। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे, इजी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। नेट फोर्स अलोंग x, नेट फोर्स अलोंग y को आपको सिर्फ 0 के बराबर रखना है और बाकी सारी चीजें आपके लिए काफी सिंपल है। अब अपन एक और चीज पढ़ते हैं, इस चीज को ध्यान से देखना। ये क्या कहता है, 3 बॉडीज है, इस बॉडी का मास है m3, इस बॉडी का मास है m2 और इसके ऊपर एक और बॉडी रखिए, इस बॉडी का मास है m1। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन इन ईच सरफेस। प्रत्येक सरफेस में आपको नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है, यानी यहां पर और यहां पर 3 सरफेस है, तीनों सरफेस पर आपको क्या फाइंड करना है, नॉर्मल रिएक्शन। तो सबसे पहला काम क्या करते थे, सबसे पहला काम करते थे हम FBD ड्रॉ करेंगे। तो FBD ड्रॉ करो, सभी को सिस्टम को अलग अलग कर दो, यानी M3 को यहां ले आओ, M2 को यहां ले आओ, M1 को यहां ले आओ और सरफेस को यहां ले आओ। ठीक है, सभी के वेट को ड्रॉ करो। सबसे पहले M1G, M2G और M3G। अब सबका नॉर्मल रिएक्शन बनाओ। ये वाला बंदा इस वाले बंदे को फोर्स लगा रहा होगा N1, तो ये वाला बंदा इस वाले बंदे को वापस फोर्स लगा रहा होगा N1। एक्शन है तो रिएक्शन तो हो गई। ये वाला बंदा इस वाले बंदे को फोर्स लगा रहा होगा N2, तो ये वाला बंदा इस वाले बंदे के ऊपर वापस फोर्स लगा रहा होगा N2। ये वाला बंदा इस वाले सरफेस को फोर्स लगा रहा होगा N3, तो ये वाली सरफेस इस वाले सरफेस को वापस से फोर्स लगा रहा होगा N3। एक्शन है तो रिएक्शन। अब हमने क्या कर लिया, फ्री बॉडी डायग्राम को हमने बना लिया। अब हमें फोर्सेस को क्या करना है, रिजॉल्व करना है। सभी पूरा का पूरा सिस्टम रुका हुआ है, पूरा का पूरा सिस्टम रुका हुआ है ना, दिखाई दे रहा है ना। इस एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक, दूसरे ब्लॉक के ऊपर तीसरा ब्लॉक रख दिया और हमने छोड़ दिया, तो सब चीजें रुकी हुई है। इक्विलिब्रियम में सबसे पहले यही देखना होता है इक्विलिब्रियम में है या नहीं सिस्टम मेरा। इक्विलिब्रियम में दिखाई दे रहा है, पहली चीज हो गई। सभी फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया,
रिजॉल्व ही है। यानी अब हमें सिर्फ एक चीज करनी है, नेट फोर्स जीरो करना है, यानी नेट फोर्स सिर्फ और सिर्फ y के अलोंग जीरो करना है और कुछ नहीं करना। अब देखो y के अलोंग आपको नेट फोर्स जीरो करना आता होगा। देखो m1g को कौन बैलेंस आउट कर रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन। m1g फोर्स को कौन बैलेंस आउट कर रहा है, ये ऊपर जाने वाला नॉर्मल रिएक्शन। यानी इस बॉडी के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रहा है इसका खुद का m1g, और इस बॉडी के ऊपर दूसरा फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन n1। बताओ बात क्लियर है नहीं? यानी ये वाला नॉर्मल रिएक्शन इस वाले m1g को बैलेंस आउट कर रहा होगा, यानी n1 की वैल्यू m1g के बराबर होगी। बात क्लियर? अब दूसरी वाली बॉडी पर आ जाओ। दूसरी वाली बॉडी के ऊपर दो तरीके के फोर्स लग रहे होंगे। कौन कौन से? एक तो इसका खुद का वजन लग रहा होगा m2g, दूसरा ये नॉर्मल रिएक्शन नीचे की डायरेक्शन में, ये n1 दिखाई दे रहा है, ये किस बॉडी के ऊपर लग रहा है, ये इस m2 बॉडी के ऊपर ही तो लग रहा है n1। एक इस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा होगा n2, और इसको बैलेंस आउट कौन कर रहा होगा, इस फोर्स को m2g, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है इस चीज को बैलेंस आउट कौन कर रहा होगा, ये n2। ये n2 ही तो इसको बैलेंस आउट कर रहा है। ये जो m2g है और नॉर्मल रिएक्शन है दोनों नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, और इनको बैलेंस आउट कौन कर रहा है, ये n2 ही तो कर रहा है। यानी n2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, n1 प्लस m2g के बराबर होगी, और n1 की वैल्यू किसके बराबर है, m1g प्लस m2g के बराबर होगी। बात के लिए इसका सिंपल मेथड भी बताऊंगा, ये तो बहुत सिंपल है बेटा, आपको सिर्फ गुमराह कर रहा है। पहली चीज सॉल्व हो गई, n1 सॉल्व हो गया, n2 सॉल्व हो गया, अब n3 करना है। अब n3 पर आ जाओ, ये था n3 वाला ब्लॉक। इस पे कौन कौन सा वेट लग रहा था, एक तो इसका खुद का वजन लग रहा था m1g, और दूसरा ये n2 फोर्स, ये n2 फोर्स इस वाले m3g पर लग रहा था, m3 के ऊपर लग रहा था, तो ये लग रहा था n3, ठीक है। और ये जो n3 नहीं n2 लग रहा था, इसको बैलेंस आउट कौन कर रहा था, इसको बैलेंस आउट करने वाला एक ही फोर्स था, वो था n3। इसको बैलेंस आउट करने वाला एक ही फोर्स था जो ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा था, जो जमीन ने लगाया था, वो क्या लगाया था, n3, जो इन सभी ब्लॉक को रोक के रख रहा था। तो n3 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, n2 प्लस m3g, और n2 की वैल्यू किसके बराबर थी, n2 की वैल्यू बराबर थी m1g प्लस m2g प्लस m3g। ये आ गया हमारा टोटल नॉर्मल रिएक्शन n3। तो देखो n3 क्लियर, n2 क्लियर, n1 भी क्लियर, n3 n2 n1 तीनों चीजें क्लियर ना। अब देखो, अब हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं। डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे, अब सभी को पता है इस m3 वाले बंदे पर, m3 वाले मास के ऊपर दो ब्लॉक रखे, जैसे मेरे ऊपर दो बॉक्स रख दिए, तो मुझे किन बक्सों का वजन फील हो रहा है, इन्हीं दो का फील हो रहा है, इन्हीं दो बक्सों का वेट मुझे फील हो रहा होगा मेरे सर पर, इन्हीं दो बक्सों का वेट मेरे सर पर मुझे फील हो रहा होगा। यानी इन दोनों की वजह से जो ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन आएगा, देखो ये n1, इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन n1 था, इन दो सरफेसेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन n2 था, यानी जो n2 की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ गई, इन दोनों के वेट्स के बराबर आएगी, यानी m1g प्लस m2g के, आपको पता है। और अब इस वाले सरफेस पर देखो m2, यानी मेरे सर के ऊपर एक और ब्लॉक है और इसके ऊपर एक और ब्लॉक है, तो बताइए ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर कितना वजन फील हो रहा होगा, ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर कितना वजन फील हो रहा होगा, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो देखो आपको पता है इसके ऊपर, इस वाली सरफेस के ऊपर एक ही ब्लॉक है, यानी इस वाली सरफेस को सिर्फ एक ब्लॉक का ही वेट फील हो रहा होगा, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या था, n1, यानी n1 की वैल्यू m1g के बराबर होगी। और ये जो नीचे वाला ब्लॉक है इस सरफेस के ऊपर तीनों ब्लॉकों का वजन फील हो रहा होगा, इस सरफेस के ऊपर तीनों ब्लॉकों का वजन फील हो रहा होगा, यानी जो n3 नॉर्मल रिएक्शन आया था वो जनरली इन तीनों ब्लॉकों का वजन क्या कर रहा था, फील कर रहा था, यानी m1g प्लस m2g प्लस m3g। तो देखो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, यानी ये जो तीसरा ब्लॉक था वो तीनों ब्लॉकों का वजन अपने सर के ऊपर झेल के बैठा था, तो देखो इन तीनों का वजन ही तो इसके ऊपर फील हो रहा होगा, n3 के ऊपर। तो बस हो गई हमारी कहानी खत्म। बताओ समझ में आई मेरी बातें, समझ में आई मेरी बातें। देखो एक और एग्जांपल बता देता हूं ताकि आपको काफी और इजी हो जाएगा क्वेश्चन। मजा तो आ रहा है, मजा आ रहा है समझने में, चीजें हो रही है क्लियर। देखो चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी, ध्यान से सुनना।
एक ब्लॉक ऐसे रख दिया, एक ब्लॉक ऐसे, दूसरा ब्लॉक ऐसे, तीसरा ब्लॉक ऐसे। तो मुझे बताओ, और मैंने यहां पे ये दीवार है, मैंने यहां से कुछ एक्सटर्नल फोर्स इस तरीके से लगा रखा है, तो बताओ सिस्टम आपको कहीं इधर जाता हुआ दिखाई देगा? क्या ये ब्लॉक दीवार को तोड़ के चले जाएंगे? नहीं जा सकते ना, नहीं जा सकते ना। यानी ये सिस्टम मेरा क्या है, रुका हुआ रहेगा, यानी इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट फोर्स सिस्टम में जीरो होगा। हमें प्रत्येक सरफेस के बीच का नॉर्मल रिएक्शन बताना है। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। तो आप कैसे फाइंड करोगे? प्रत्येक सरफेस का मुझे क्या फाइंड करना है, नॉर्मल रिएक्शन। तो वो तो काफी आसान है, ये m1 मास है, ये m2 मास है और ये m3 मास। इनका वजन इस तरीके से होगा नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। सबसे पहले एफबीडी बना लो। क्या बना लो? फ्री बॉडी डायग्राम। सभी सरफेसेस को अलग अलग कर दो। इस ब्लॉक को अलग से देखो, इस ब्लॉक को अलग से देखो, एंड इस ब्लॉक को अलग से देखो। इस सरफेस यानी दीवार और इस सरफेस के बीच में मान लेता हूं एक नॉर्मल रिएक्शन N1 था, यानी इस ब्लॉक के ने दीवार को फोर्स लगाया N1 और दीवार ने इसको वापस से फोर्स लगाया होगा N1, और इसने इस वाले ब्लॉक ने इस वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाया होगा N2, तो इस वाले ब्लॉक ने इस वाले ब्लॉक पर वापस फोर्स लगाया होगा N2, इस वाले ब्लॉक ने इस वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया होगा N3, तो इस वाले ब्लॉक ने इस वाले ब्लॉक के ऊपर वापस फोर्स लगाया होगा N3, और यहां से एक्सटर्नल फोर्स मेरा था ही। देखो अब आप सभी को एक चीज पता है, अब आपको सभी को एक चीज पता है, N1 फोर्स को N2 फोर्स बैलेंस आउट करके रखेगा। अगर ये बंदा ये वाला ब्लॉक इधर आने की कोशिश करेगा तो N2 फोर्स इसको इधर आने नहीं देगा, रोक लेगा। और ये जो N2 फोर्स इधर लग रहा है उसको N2 फोर्स ये वाला ब्लॉक है वो इधर आने की कोशिश करेगा तो इसको N3 रोक लेगा, और ये N3 वाला ब्लॉक इधर आने की कोशिश करेगा तो इसको इधर से एक्सटर्नल फोर्स रोक लेगा। यानी पूरा का पूरा सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम में ही दिख रहा है। यानी मुझे पता है N1 की वैल्यू N2 के बराबर होनी चाहिए, N2 की वैल्यू N3 के बराबर होनी चाहिए, और एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, N3 के बराबर होनी चाहिए। बताओ इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक्सटर्नल फोर्स मेरा 20 न्यूटन है, मान लो एक्सटर्नल फोर्स मेरा 20 न्यूटन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? N3 के ऊपर लगने वाला फोर्स 20 न्यूटन होगा। N3 के ऊपर लगने वाला फोर्स 20 न्यूटन है, इसका मतलब 200 न्यूटन, यानी N2 के ऊपर भी लगने वाला फोर्स 20 न्यूटन होगा और N1 के ऊपर लगने वाला फोर्स भी 20 न्यूटन ही होगा। ये सभी फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर बराबर बराबर फोर्स लगा रहे होंगे। तो देखो, अब देखो ये वाले फोर्सेस भी आप मार्क कर सकते हो। यहाँ पर भी एक सरफेस है, यहाँ पर भी एक सरफेस है, और इधर भी एक सरफेस है। तो इधर इन सरफेस के बीच में मान लो नॉर्मल रिएक्शन N4 और N4 है। तो इन सरफेस को कौन सी चीज बैलेंस आउट करेगी? तो देखो सरफेस ने ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाया N4, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगाया N5, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगाया N6। तो इनके वेट इनको क्या कर रहे होंगे? बैलेंस आउट कर रहे होंगे। इनके वेट इन फोर्सेस को क्या कर रहे होंगे? बैलेंस आउट कर रहे होंगे। यानी N4 की वैल्यू M1G के बराबर होगी, N5 की वैल्यू M2G के बराबर होगी, और N6 की वैल्यू M3G के बराबर हो जाएगी। और N2 N1 N1 देख लो, आप सभी को पता है ये वाला इसको रोकेगा, ये वाला इसको रोकेगा, और ये वाला इसको रोकेगा। तो यहाँ से हमारी आज की कहानी खत्म होती है। कल की क्लास काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है फिर से, क्यों? कल की क्लास में हम मोशंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, इसके ऊपर ट्रांसलेशनल मोशंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और एक दो एग्जांपल्स और लेके आऊंगा कल की क्लास में। जो स्ट्रिंग वाला बच चुका है अभी तक, स्ट्रिंग वाला हमारा प्रॉब्लम्स है, स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम्स बाकी है, जैसे एक धागे से दूसरी 3 बॉडीज को आपस में कनेक्ट कर देना, पुलिस से कनेक्ट कर देना, तो ये वाली प्रॉब्लम्स अभी बाकी है। कल की क्लास में आने से पहले इन प्रॉब्लम्स को कंप्लीट करेंगे और हम आगे फर्दर आगे बढ़ेंगे अपने किन प्रॉब्लम्स के ऊपर? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के ट्रांसलेशनल मोशन के ऊपर, जिसमें आप देखोगे बॉडी चल रही होगी, उनका बिहेवियर किस किस तरीके से शो होता है वो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।